अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर से। ये बात दुरुस्त है कि उसामा बिन लादेन ने नवाज शरीफ को सपोर्ट किया था। वो साबिक वजीर आजम को माली मदद देते थे। अमरीका में साबिक पाकिस्तानी सफीर सैयदा आबिदा हुसैन का समा को तहलका खेज इंटरव्यू। कहा न्यूक्लियर प्रोग्राम सदर की जेर निगरानी था, वजीर आजम नवाज शरीफ लाइल्म होते थे। 1990 में मुझे अमरीका में सफ़ीर वजीर आजम ने नहीं, सदर इसहाक ने बनाया था। कहा गया था कि आपने 18 माह अमरीकियों को मसरूफ़ गुफ्तगू रखना है। सामा का हाँ उसने मियां नवाज शरीफ को सपोर्ट किया, एक वक्त में मदद देते थे। मेरा ज्यादा सदर गुलाम इसहाक के साथ रब्ता था। जब मैं जा रही थी अमेरिका तो उन्होंने कहा कि हमें अपना एटमी प्रोग्राम मुकम्मल करने में 18 माह चाहिए, तो तुमने अमेरिकनों को मसरूफ़ गुफ्तगू रखना है 18 माह के लिए। न्यूक्लियर प्रोग्राम क्योंकि सदर की निगरानी में था, वजीर आजम का उससे कोई खास वास्ता नहीं था, तो इसलिए मेरा ज्यादा जो था गुफ्तो शनीद वो सदर के साथ थी। हिदायत करते रहते थे उनके सफारतकार, उनके सेनेटर, उनके कांग्रेसमैन। लेकिन मेरी कोई एक्टिविटी ऐसी नहीं थी जो कि खुफिया लोग इस्तेमाल कर सकते थे। 18 महीने में 5 दफा आई थी घर कंसल्टेशंस के लिए, तो फिर मैं उनको मिलती थी। मेरे इल्म में था कि फ़ोन पे बात नहीं करनी, क्योंकि जैसे आपने कहा वो रिकॉर्ड हो जाता है। और प्राइम मिनिस्टर से नहीं इस मौजू पे कभी मिली नहीं मियां साहब, तो फिर इसका मतलब है आपको सफीर भी सदर के कहने पे लगाया गया था, मियां साहब ने नहीं लगाया था? नहीं, सदर की रिकमेंडेशन थी, ट्रस्ट की बात थी। ट्रस्ट यानी वो उनको समझते कुछ नहीं थे? नहीं, उनको किसी पे ट्रस्ट नहीं करते थे। समा के नुमाइंदा खुसूसी नईम अशरफ भट्ट ने ये इंटरव्यू किया है, इसी पर उनसे बात भी करते हैं। नईम, एक बार फिर माजी की बातें सामने आ रही हैं, इस वक्त ये इंटरव्यू कितना अहम है? जी बिल्कुल, बड़ी अहम बात की है आबिदा हुसैन ने, क्योंकि ये उस वक्त अमरीकी सफ़ीर बनी जो कि बहुत ही क्रूशल टाइम था न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए। जैसा कि उन्होंने बताया भी कि गुलाम इसहाक खान जो सदर थे उस वक्त, उन्होंने उन्हें अपॉइंट किया और कहा कि 18 माह आप हमें चाहिए न्यूक्लियर प्रोग्राम तकमील के लिए उसके, और आपने 18 माह अमरीकियों को मसरूफ़ गुफ्तगू रखना है, क्योंकि उस वक्त दबाव बहुत था कि न्यूक्लियर प्रोग्राम रोल बैक किया जाए। एक तो उन्होंने ये क्लियर किया कि जो हम आमतौर पे समझती है पूरा पाकिस्तानी पब्लिक के, शायद 83 या 86, 85 में जो है न्यूक्लियर प्रोग्राम मुकम्मल हुआ, पाकिस्तान ने एटमी ताकत मुकम्मल हासिल कर ली। लेकिन आज उन्होंने बताया कि नहीं, ये 1992 में कंप्लीट हुआ था और एटमी ताकत पाकिस्तान बना था। दूसरी अहम बात, सबसे अहम बात वो उसामा बिन लादेन की उन्होंने बताई कि उस वक्त बिल्कुल नवाज शरीफ को उसामा बिन लादेन ने सपोर्ट किया, और साथ में उन्होंने ये भी मज़ीद बताया कि वो सपोर्ट भी माली थी, माली मदद करते थे। आबिदा हुसैन का कहना और क्रूशल टाइम का ये एक अहम बात ज़रूर है जो कि मुस्तकबिल में एक कभी न कभी कोई गवाही भी बन सकती है। जी नईम अशरफ भट्ट अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीर आज़म के मॉम ने खुसूसी शहबाज गिल मरियम नवाज पर बरस पड़े। कहा चोर, डाकू और कब्जा माफिया ही मुस्लिम लीग का सरमाया हो सकते हैं। वाज़े अंदाज में बता दिया कि खोकर बरादरान से वागुज़ार कराई गई अराजी पर गरीबों को घर बना कर देंगे। करप्ट और चोर दूध मलाई खाकर लंदन में छुप कर बैठे हैं। वजीर आजम के माओ ने खुसूसी शहबाज गिल की सियासी हरीफों पर कड़ी तनकीद। कहा कि मुस्लिम लीग ने कब्जा माफिया की सरपरस्ती की है, लेकिन अब गरीबों की जमीनों पर कब्जा करने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। जिस बाप दी बेटी है मरियम सफदर, ओदा सरमाया चोर, डाकू, कब्जा माफिया ही तो हो सकता है। गवर्नमेंट ने वो अराजी छड़ाई जो 1.25 अरब रुपए जिसकी मालियत है। आप उसके ऊपर इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर फैसला करेंगे और हम आपको गरीबों के घर बना के दिखाएंगे। पीटीआई रहनुमा ने कहा कि वजीर आजम भाव ताव करने वालों के खिलाफ हैं और किसी सूरत समझौता नहीं करेंगे। इमरान खान वो पहला लीडर है पिछले 60 सालों दे विच जेड़ा इंशाल्लाह कंप्रोमाइज नहीं करेगा। साडी 100 दिन की जिंदगी है, साडी 60 महीने की हुकूमत जिंदगी है या घट है,
लेकिन वो इंशाल्लाह गिद्दड़ दी 100 साल जिंदगी तो बेहतर होएगी। शहबाज गिल ने दावा किया कि अपोजिशन अगले 3 बरस भी चीखती ही रहेगी। एहसन इकबाल ने इमरान खान को सिक्योरिटी थ्रेट करार दे दिया है। कहा बेहतर है कि वज़ीर आज़म खुद ही मुस्ताफ़ी हो जाएं। अगर लाखों लोग इस्लामाबाद आ गए तो उन्हें राह फरार नहीं मिलेगी। उन्होंने एक बार फिर ब्रॉडशीट कमीशन की सरबराही पर सवालात उठा दिए। बोले नैब का वकील रहने वाले साबिक जज कैसे एहतसाब इदारे से तफ्तीश कर सकते हैं। ये हुकूमत नाकाम हो चुकी है। इमरान खान की हुकूमत को मैं बताना चाहता हूँ, मोदी सरकार के अंजाम से सबक सीखे। 75,000 ट्रैक्टरों के साथ दारुल खिलाफे में बैठा है। ये किसान भी जब पीडीएम कॉल देगी तो अपने ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर उस लॉन्ग मार्च के अंदर शामिल होंगे। इमरान न्याजी, तुम तो पाकिस्तान के लिए वैसे ही सिक्योरिटी थ्रेट बन गए हो। बेहतर है कि खुद इस्तीफा दे दो, और अगर इस्तीफा नहीं दोगे, लाखों का मजमा जब इस्लामाबाद तुमसे इस्तीफा लेने आएगा तो फिर तुम्हारे पास राह फरार नहीं होगी। तर्जुमानों की फौज तुम्हें नहीं बचा सकती। जस्टिस अजमत सईद का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है और उन पर जो इसरार है, ये इस बात का सबूत दे रही है कि इमरान खान साहब और अजमत सईद साहब में कोई गठजोड़ है। अजमत सईद साहब नैब के मुलाजिम रहे हैं, आज उनको नैब की तफ्तीश पे लगा दिया गया है। जस्टिस अजमत सईद साहब को इस कमीशन से खुद को अलहदा कर लेना चाहिए। मुल्क में लूट मार का दौर खत्म हो गया, लेकिन एहतसाब होना अब भी बाकी है। वफाकी वजीर शफकत महमूद कहते हैं पाकिस्तान में ऐसा वजीर आजम है जिस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। बदकिस्मती से माजी के रहनुमाओं ने जाती मफाद और लूट मार पर जोर रखा। वाज़ेह अंदाज में बता दिया कि जिन लोगों ने चोरी करके बैरून मुल्क जायदादें बनाई उन्हें हिसाब जरूर देना होगा। पाकिस्तान में एक ऐसा वज़ीर आज़म है जिस पे कोई उंगली नहीं उठा सकता। लूट मार का दौर जो है ये खत्म हो चुका है, लेकिन एहतसाब होना भी बाकी है। जिन लोगों ने चोरी करके अपनी जायदादें बाहर बनाई हैं उनका ज़रूर एहतसाब है। किस्मती की बात है कि पाकिस्तान में करप्शन जो है वो हमेशा से एक बड़ी हाई ग्रेड पे रही है, और उसकी एक बड़ी वजह है कि जो हमें लीडरान कराम मिले हैं उन्होंने अपने ज़ाती मफादात और अपनी लूट मार पे ज़्यादा जोर रखा है। हुकूमत से हमारी जंग और इस्टेब्लिशमेंट से शिकायत है। फजल रहमान की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुतालबा किया कि इस्टेब्लिशमेंट तस्लीम करे कि वो मुल्क पर मुसल्लत मुसीबत के जिम्मेदार है। कहा तसव्वुर कायम है कि हमारी लड़ाई इस्टेब्लिशमेंट से है, जबकि हकीकत ये है कि हम इस्टेब्लिशमेंट से नहीं बल्कि इस्टेब्लिशमेंट हमसे लड़ रही है। फजल रहमान ने दरख्वास्त की कि आप ये जंग ना लड़े, ये आपके फ़ायदे में नहीं। हमारी जंग हुकूमत के साथ है, एस्टेब्लिशमेंट से हमारी शिकायत है। जो कुछ मुसीबत इस वक्त कौम पर मुसल्लत है उसमें एस्टेब्लिशमेंट को अपने आप को जिम्मेदार तस्लीम करे। मैं ये तो कह सकता हूँ इस वज़ीर आज़म को हटाकर यहाँ मैं बैठना चाहता हूँ, लेकिन क्या मैं ये भी सोच सकता हूँ कि आर्मी चीफ की जगह मैं बैठना चाहता हूँ? ये तस्वुर ही नहीं है यहाँ पर। मुझे क्या पड़ी है कि मैं ये बात कहूँ कि मेरी जंग जो है आर्मी चीफ के साथ है या मेरी जंग ISI के साथ है। तस्वुर कायम किया हुआ है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई। बाबा हम नहीं लड़ रहे, वो लड़ रहे हैं। उनसे दरख्वास्त है कि आप ये जंग न लड़ें, ये आपके फायदे में नहीं है। आप रियासती इदारा हैं, इदारों से जंग नहीं लड़ना चाहते। क्या गलत भी ना कहें, अपनों से शिकायत होती है, शिकायत भी न करें। ये कोई इंडिया की फौज है कि हमसे गिला न करें और उसको दुश्मन समझे। मैं पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन से शाकी हूँ, मैं पाकिस्तान के नेब से शाकी हूँ, मैं पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट से शाकी हूँ जो इस किस्म की हरकतें करें, पार्टियों को तोड़ने का किरदार अदा करें, तो लोगों से डायरेक्ट खुफिया मुलाकातें उनके साथ करें, जमात को तोड़ने के लिए उनको लालचें दें। ये चीज़ें जब हम तक पहुँचेंगी तो गिला तो पैदा होगा। हम इदारों का इस्तेहकाम चाहते हैं और वो सियासी पार्टी को कमज़ोर देखना चाहते हैं। ये है असल चीज़ सही तौर पर कौम के सामने पेश करना। वज़ीर आज़म इमरान खान की तकरीर पर सियासत शुरू हो गई है। वज़ीर तालीम सिंध ने सबक पढ़ाना शुरू कर दिया है। सईद गनी ने कहा हम दीगर सूबों की तरह हर बात पर सर झुकाने वाले नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात की जानिब से पीपल्स पार्टी को सिंध की तबाही का ज़िम्मेदार ठहराने पर बोले शिबली फराज ने अपने वालिद का नाम ख़राब किया है।
तस्लीम कर लिया कि वो सूबा सिंध की हुकूमत को नहीं मानते, इसलिए सूबा सिंध को अपना सूबा भी नहीं मानते। अगर वजीर आजम का सिंध को अपना सूबा मानने का पैमाना यह है कि जिस तरह वो बोजदार को कहेगा, जिस तरह वो महमूद खान को कहेगा, जिस तरह वो जाम कमाल को कहेगा और वो सर तस्लीमी में खम करेंगे, अपने सूबे के लोगों के हुकूक पर कंप्रोमाइज करेंगे, तो वो अपना सूबा हमें मानेगा, तो हम नहीं करने वाले, हम नहीं करने वाले, हम नहीं करने वाले। वजीर आजम सूबा सिंध को अपना सूबा माने या ना माने, पीपल्स पार्टी सूबा सिंध के अवाम की तर्जुमानी करते हुए वफाकी हुकूमत की जो ज्यादतियाँ हैं उस पर हम एहतजाज करते रहेंगे। वजीर आजम के माने न माने से हमें फर्क नहीं पड़ता। जो बात दूसरी उन्होंने कही कि पीपल्स पार्टी ने जितना नुकसान पहुंचाया है सिंध को, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जितना नुकसान शिबली फराज ने अपने बाप के नाम को पहुंचाया है, शायद ही तारीख में किसी बेटे ने अपने बाप के नाम को पहुंचाया। ब्रॉडशीट इंक्वायरी कमीशन के सरबराह जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। तहकीकाती कमीशन पीर से काम का आगाज करेगा। एक रुकनी कमीशन के 8 नुकाती TORs भी वज़ा किए जा चुके हैं। इस्लामाबाद से अब्बास शबीर की रिपोर्ट। ब्रॉडशीट स्कैंडल की तहकीकात काबीना डिवीजन ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस अजमत सईद की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इंक्वायरी कमीशन पीर से काम शुरू करेगा। नोटिफिकेशन में इंक्वायरी कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी दिए गए हैं। तहकीकाती कमीशन 2000 में ब्रॉडशीट IAR और ट्रू वार्न्स कंपनीज के इंतखाब और तकर्रर के तरीक़ेकार का जायजा लेगा। 2003 में मुआहदों की मनसूखी की वजूहात, जबकि 2008 में अदायगियों और उनके असरात का तयन भी करेगा। इस बात की भी जांच होगी कि 2008 में $1.5 मिलियन की गलत अदायगी का जिम्मेदार कौन था। ये भी पता लगाया जाएगा कि आया लंदन सालसी अदालत में अपील तक पैरवी दुरुस्त और मौसर तरीके से की गई और अदालती फैसले के बाद की गई अदायगियाँ कानूनों कवायद के मुताबिक थीं या नहीं। कमीशन केसेस बंद करने के नतीजे में होने वाले माली नुकसान का अंदाजा लगाएगा। अजमत सईद को अफसरान और माहिरीन पर मुश्तमिल खुसूसी कमेटीज बनाने का इख्तियार हासिल होगा। यहाँ अफसोसनाक खबर आपको दें, कराची से मरी जाने वाली फैमिली की गाड़ी लकोट रोड पर खाई में जा गिरी। हादसे में 12 साला बच्ची जाम बहक और 5 अफराद जख्मी हुए हैं। बात करेंगे जफर इकबाल रहीम से। जफर इकबाल, बताइए अफसोसनाक हादसे की क्या तफसील है? जी बिल्कुल ऐसा है कि कराची से सैर तफरी के लिए मरी आने वाली सयाह फैमिली जो गुज़श्ता 2 रोज से सिंध हाउसबरी में क़याम पजीर थी, आज वापस कराची रवाना होने के लिए इस्लामाबाद जा रही थी कि रास्ते में अपर लकोट एक्सप्रेस वे पर इनकी गाड़ी हादसे का शिकार होकर खाई में जा गिरी, जिसके बायस से एक 12 साला बच्ची जो है वो दम तोड़ गई, जबकि 5 अफराद शदीद जख्मी हुए। रेस्क्यू 11122 की टीम ने जख्मियों को इब्तदाई तबी इमदाद के बाद इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में मुंतकिल कर दिया है। तफसील के लिए आपका शुक्रिया जफर इकबाल रहीम। नौजवान की हाजिर दिमागी ने उसे लुटने से बचा लिया। कराची में मलीर नदी के करीब लूट मार की नाकाम वारदात शहरी मुलजिमान को चकमा देने में कामयाब हो गया। मजीद जानते हैं समग्र नुमाइंदे शाहनवाज अली कादरी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहनवाज, बताइएगा इस बारे में। देखिए, इस वक्त शहर में स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में अचानक से इजाफा हुआ है और ऐसे ही वाकया एक मलीर रोड पर वाकया हुआ है, जब एक शहरी की हाजिर दिमागी की वजह से वो लुटने से बच गया है। वाकई की जो फुटेज सामने आई है, ये कार का कैमरा है, जिसमें आप वाज़ेह तौर पर आप देख सकते हैं कि जो 2 डकैत होते हैं वो लूटने की कोशिश करते हैं। जैसे ही डकैत उतरता है मोटरसाइकिल से और कार सवार की जानिब बढ़ता है, तो कार सवार जो है हाजिर दिमागी से फौरी तौर पर गाड़ी को रिवर्स कर और गाड़ी वहां से भगाने में कामयाब हो जाता है। ताम जो डकैत जो है उसके पीछे नहीं आते, ताम जो है शहरी लूटने से बच जाता है। जी, बहुत शुक्रिया आपका। और कई अरसे से कराची के जहांगीर रोड पर की गई खुदाई 3 हट्टी से गुरु मंदिर जाने वालों के लिए दर्द सर बनी हुई है। सीवरेज की लाइन डालने में मुतल्लिका इदारों का काम आखिर सुस्त रवि का शिकार क्यों है, जानते हैं सलमान अहमद की इस रिपोर्ट में। खुदाई से दुहाई तक एक सड़क पर दर्जनों गड्ढे। 3 हट्टी से गुरु मंदिर जाने वाली सड़क कई दिनों से बंद। जो गाड़ी आ भी गई वो पतली गली नापने पर मजबूर है। रोज खोदते हैं, रोज बंद करते हैं, रोज खोलते हैं। जो चंद दिनों का काम है महीनों में लगा दिया इन्होंने। हॉस्पिटल से आ रहा हूँ मैं, मेरे को रास्ता नहीं मिला, गलियाँ घूमता मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ।
तो यहाँ भी रास्ता बंद है, सब खुदाई हुई भी है। काम में ताखिर की वजह भी निजी कंपनी से जान लें। 11 फीट की खुदाई बहुत मुश्किल से होती है। नीचे के लट्टी केबलें, पानी की केबलें, सेवरेज की लाइनें गुजर रही हैं, पीडीसीएल की लाइनें जा रही हैं, उनको प्रॉपर को बचाते बचाते काम कर रही हैं। कुछ अरसे कबल तामीर होने वाली सड़क को क्यों दोबारा खोदा गया? पीडब्ल्यूडी ने सारा मलबा वाटर बोर्ड पर डाल दिया। वाटर बोर्ड ने जो लाइन डाली है जहांगीर 2 नंबर पे ला करके इन्होंने 5 फीट पे लाके डाल दी। अब बताएं 5 फीट पे जो पानी है, मेरा 10 फीट का पानी कैसे आएगा 5 फीट के अंदर? वो आ नहीं सकता, वो डाउन एरिया था। मगर वो वर्किंग जो करते थे वो अपने हिसाब से करते थे। शहरी कहते हैं एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालने के बजाय बेहतर हिकमत अमली अपनाई जाए ताकि सरकारी पैसे के ज़या को रोका जा सके। देर आयत दुरुस्त आयत। कई अरसे से जहांगीर रोड और अतराफ के मकीनों को सेवरेज के मसले से छुटकारा मिलने वाला है, लेकिन इस तरक्याती मंसूबे की वजह से शहरियों को मजीद कुछ दिन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। कैमरामैन शाहिद बलोच के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। लाहौर से खबर, जहां लिबर्टी मार्केट में खिलौने बेचने वाली बच्ची फातिमा की फरियाद सुनी गई। वजीर आला की हिदायत पर गरीब खानदान के लिए रिहाइश का बंदोबस्त कर दिया गया। भाई को वासा में भी मुलाजमत मिल गई। मोहसिन बिलाल की रिपोर्ट। सर पर छत थी ना तालीम हासिल करने के वसाइल। खिलौने बेचने वाली 12 साला फातिमा ने सोशल मीडिया के जरिए अपना दुख बयान किया। बात वजीर आला तक पहुंची तो उन्होंने हुक्काम को फातिमा के मसाइल हल करने का हुक्म दिया। बेघर खानदान के लिए लिबर्टी मार्केट से मुल्हिका ग्रीन बेल्ट में कंटेनर रखकर रहाइश का इंतजाम कर दिया गया, जबकि भाई को वासा में मुलाजमत भी दे दी गई है। वज़ीर आला का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मैं कमरा बना कर दिया और 1 लाख का चेक दिया है, ठीक है, मुझे नौकरी दी है वासा में, बहुत बहुत उनका शुक्रिया। कोई सहारा नहीं था हमारे पास, तो उन लोगों ने हमें कमरा बना के दिया है, वॉशरूम है, इसमें एक किचन है, और हम जो बेसहारा बैठे थे उनको सहारा दिया। अगर मैं जब आर्मी में चली जाऊंगी तो वतन के लिए अपनी जान भी दे दूंगी। मैं टीचर बनना चाहती हूँ, बड़ी होकर जो ये 3 बच्चे हैं उन्हें पढ़ाना चाहूँगी। फातिमा और इसका खानदान पहले लिबर्टी मार्केट से मुल्हिका ग्रीन बेल्ट में रहते थे। फातिमा जैसी माशरती नाहमवारियों का शिकार बच्चियों की दाद रस्सी और इन्हें जिंदगी की दौड़ में शामिल करना वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का काबिल सताइश इक़दाम है। कैमरामैन खुरम फयाज के साथ मोहसिन बिलाल, समा, लाहौर। कुछ मज़ीद खबरें मगर ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने डैनियल पर्ल के कत्ल में मुलव्विस मुल्ज़िमान की हवालगी का मुतालबा नहीं किया है। हमारी ख्वाहिश है कि कानून के मुताबिक डैनियल पर्ल की फैमिली को इंसाफ मिले। वो मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। पर्ल के ख़ानदान को इंसाफ मिलना चाहिए और हमारी भी ख्वाहिश ये है कि कानून के दायरे के अंदर रहते हुए उनको इंसाफ मिलना चाहिए। सुनने में ये भी आया है कि अमेरिकी वजीर खारजा की जानिब से डैनियल पर्ल के जो कातिल है उमर शेख, उसकी हवाले का मुतालबा भी किया गया है, तो क्या पाकिस्तान कोई ऐसा मुतालबा नहीं किया। महंगाई फिर बढ़ चुकी है। सबसे ज़्यादा मुर्गी 27 रुपये फ़ी किलो महंगी हुई है। मिर्चें, कुकिंग ऑयल और घी समेत 18 दीगर अशिया ज़रूरिया के दाम भी बढ़ गए हैं। इस्लामाबाद से देखिए शकील अहमद की रिपोर्ट। चिकन, मिर्च, कुकिंग ऑयल, घी और साबुन समेत 18 अशिया ज़रूरिया महंगी। चीनी, टमाटर, अंडे, आलू, प्याज, आटे और LPG सिलेंडर समेत 9 मसनूआत सस्ती हुई। वफाकी इदारा शुमारियात ने गुज़श्ता हफ्ते के आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। एक हफ्ते में जिंदा मुर्गी ने सबसे ज्यादा पर फैलाए। फी किलो कीमत 27 रुपए इजाफे से 207 तक पहुंच गई। 200 ग्राम सुर्ख मिर्च के दाम 29 रुपए इजाफे से 335 रुपए हो गए। 5 किलो कुकिंग ऑयल का डिब्बा 56.5 रुपए महंगा होकर 1432 रुपए, घी 11 रुपए महंगा होकर 284 रुपए फी किलो तक पहुँच गया। इस पर भी हुकूमत का दावा है कि महंगाई तो कम हो रही है। कोई महंगाई चाहिए कहीं कम नहीं है। कराची कंपनी में वही पोजीशन हाल है, कोई 10 रुपए की चीज़ आजकल 50 में बिक रही है। आप आटा देख लें, 1500 रुपए का 20 किलो वाला थैला जो है वो दे रहे हैं। कुकिंग ऑयल देख लें, चीनी देख लें, आप हर चीज़ तकरीबन दिन ब दिन महंगी होती जा रही है।
अलबत्ता टमाटर 19 रुपए सस्ते हो गए, कीमत 64 से कम होकर 45 रुपए किलो पर आ गई। अंडे 13 रुपए सस्ते होकर 142 रुपए फी दर्जन में फरोख्त हुए। चीनी 1.5 रुपए किलो सस्ती हुई, औसत कीमत 90 रुपए 30 पैसे रिकॉर्ड की गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक दूध, दही, चाय, नमक और माचिस समेत 24 अशिया जरूरिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद। और बहुत महंगाई है, शाम तक 700-800 कमाते हैं, सोचते हैं कहाँ लगाएं, बच्चों को खिलाएं, बिल जमा करवाएं या रिक्शे पर लगाएं। समा से गुफ्तगू में शहरियों ने अपने दुख बता दिए। महंगा हो गया, घी, आटा, चीनी, चावल, सब कुछ महंगा हो चुका है। हुकूमत हमारी है, बिल्कुल हम इससे सेटिस्फाइड नहीं है। गुजारा तो नहीं होता है, महंगाई बहुत है। आटा, चावल, तेल, पेट्रोल, हर चीज़ महंगा हो रहा है, दिन पर दिन महंगा। सैलरी तो है ही नहीं इतना। हर चीज़ 3 गुना बढ़ गई है, पिछले दौर से ना 3 गुना बढ़ गई है, यकीन करना। आटा, चीनी, घी, दालें, सब्जी, मुर्गी एक भाव लगा हुआ है सारा। क्या खाए गरीब आदमी यार। अब हम लोग 700-800 रुपये कमाएं मुश्किल से मगरिब तक, तो उसमें से बच्चों को खिलाएं, दुख सुख करें या खुद खाएं यार, या गाड़ी पे लगाएं। हर चीज़ ही महंगी है, वही कहा था घबराना नहीं, बस वही घबरा ही रहे हैं सारे। बहुत ज़्यादा तंग है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, सैलरी इतना ज़्यादा नहीं है हमारी तो बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी इमरान खान साहब से, और अभी भी दरख्वास्त करते हैं कि 2 साल तो बर्दाश्त कर लिए, लेकिन खुदारा इन चीज़ों पे कंट्रोल करें। और अनदेखा पाकिस्तान में करवाएंगे आपको कोयटा के एक ऐसे इलाके की सैर जहां की पहाड़ियों में मार्शल आर्ट्स और तीरंदाजी की ट्रेनिंग दी जा रही है। अमुंजी स्कूल में न सिर्फ तलबा बल्कि उम्र रसीदा अफराद भी तीरंदाजी और दीगर आर्ट्स सीख रहे हैं। मुजीब अचकज़ई की रिपोर्ट। कोयटा की पहाड़ियों में एक डॉक्टर छुपा है। ما خوشخصی دکتر از من جوشته دکتر از من میموگ جوشته واقعا منو ماشوکه واقعا منو मेहरदार के दामन में मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग। यहाँ उम्र की कोई कैद नहीं। मार्शल आर्ट्स ने 12 साला नादिया की कमर और मोहरों की शिकायत भी तकरीबन दूर कर दी। पहले तो मैं बहुत डरती थी ना कि अगर मैं मार्शल आर्ट्स खेलूँ तो मेरे साथ या मैं कुछ हो जाएगा ना। तो उसके बाद जब मैं मार्शल आर्ट्स खेली और बहुत सारी जगह में जा गए, और उसके बाद मैंने इस बीमारी को पूरा वो छोड़ दिया, कचरे में फेंक दिया। 3 साल पहले शुरू होने वाला अमुंजी होम्स अब स्कूल का दर्जा हासिल कर चुका है। अमुंजी होम एंड स्कूल में तरबियत और तादीब यानी कोचिंग और ट्रेनिंग के लिए ये एक प्रोग्राम है। अभी हम करियर कोचिंग भी करते हैं, तो हम सारे नौजवानों से कॉलेज से पहले पूछते हैं, यार आपका अंदाज़ा है कि आप कहाँ जा रहे हो, आपका लाइफ्स वर्क क्या है, आपका पर्पस क्या है। कमजोर हड्डियों की शिकायत लिए 80 साला जमीला अमुंजी होम्स आई और आज बेहतरीन तीर अंदाज बन चुकी है। बखुदा गोली कसर खूब ना नवाक खूब मना गोली कसर खूब ना यानी खांदो खूब मना लिकाई खूब मना। अमुंजी की कोई फीस नहीं। तुलबा की सलाहियतें निखारने के लिए खुद इनसे राब्ते किए जाते हैं। एक ही लम्हे में एक ही जगह पर मुमकिन है आप एक ही महफिल में एक शख्स को देखकर आप मुस्कुरा रहे हैं, जैसे कि वो मैग्नेट जो है ना वो हिल रहा होता है, किसके साथ मैंने रिपल्स करना है इसको। हीरे की खासियत है, ज़मरूद की खासियत है, आखिर की खासियत है। खासियत क्या है उनका, जो कुदरत ने उनको पहले से दिया हुआ होता है, बस हमने उनकी कोचिंग करनी है कि वो अब उसी खासियत के ऊपर खड़ा होकर अपनी जो बाकी ज़िंदगी है वो परफॉर्म करे सोसाइटी के अंदर। अमुंजी होम में अब जापानी आर्ट भी सिखाया जा रहा है।
जहनी सुकून, ब्लड प्रेशर और हड्डियों की कमजोरी से निजात चाहिए तो मार्शल आर्ट्स जरूर सीखिए। और हाँ, अमुंजी के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। कैमरामैन जफर बलोच के साथ मुजीबुल्लाह, समा, कोयटा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों के समरात आना शुरू हो गए। कराची से चलने वाला मोटरसाइकिल और गाड़ियों का काफिला गवादर पहुंच गया। 45 मोटरसाइकिल और 50 गाड़ियों की आम रैली गवादर पहुंची। शुरका मुख्तलिफ मकामात पर रुके और मकामी लोगों के साथ दिल दिल पाकिस्तान की धुन पर रक्स किया। बलूचिस्तान के इलाके गवादर में दाखिले पर कौमी परचम थामे मोटरसाइकिल सवार शहरियों की तवज्जो का मरकज बने रहे। मकामी अफराद ने मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल किया। शुरका नए स्टेडियम में मकामी टीमों के साथ क्रिकेट मैच खेलेंगे। कुछ मजीद खबरें मगर ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। मुल्क भर में तमाम स्कूल्स 1 फरवरी से खुल जाएंगे। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद की सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तालीमी इदारे खुलने के बाद भी कोरोना की सूरत हाल का जायज़ा लेते रहेंगे। कोरोना से तालीम को बहुत नुकसान हो चुका। अब तलबा दोबारा स्कूल जाने की तैयारी कर लें। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने तालीमी इदारे खोलने का ऐलान कर दिया। 1 तारीख से सारे प्राइमरी स्कूल, सारी यूनिवर्सिटीज़ सारे खुल जाएंगे। उधर सिंध के तालीमी इदारों में भी तदरीसी अमल 1 फरवरी से शुरू होगा। सूबाई वज़ीर तालीम कहते हैं, किसी तालिब इल्म को बगैर इम्तिहान पास नहीं किया जाएगा। इम्तिहानात कब होंगे ये भी बता दिया। 1 जुलाई से शुरू होंगे और 15 जुलाई तक जारी रहेंगे 9वीं और 10वीं जमात के एग्ज़ाम्स। 11वीं और 12वीं के इम्तिहानात 28 जुलाई से शुरू होंगे, नर्सरी से लेकर 8वीं जमात तक। इम्तिहानात 7 जून से शुरू होंगे। सईद गनी का कहना था, इम्तिहानात में मारूजी हिस्सा बढ़ा दिया गया है ताकि तलबा पेपर 3 घंटे की बजाय 2 घंटे में हल कर सकें। ऑनलाइन तालीम बहुत महंगी है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। SOPs को अपनाते हुए तालीमी इदारे खोल दिया जाए। फारूक सत्तार ने मशवरा दे दिया। कहा, सरकारी स्कूलों का बजट सही इस्तेमाल हो तो वालिदैन की बड़ी रकम बच सकती है। 25 खरब रुपए फीस में वसूल किए जाते हैं 2.5 करोड़ बच्चों से, और उसके बदले में क्या तालीम और कितनी तालीम दी जाती है ये देख लें। हजारों अरब का सरकारी बजट कहा जो 5 करोड़ बच्चों पर खर्च होता है। अगर वो हजारों अरब का बजट सही खर्च हो तो फिर शायद बहुत सारे माँ बाप आज सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को भेजने के लिए तैयार हैं। ऑनलाइन तालीम में खर्चे बड़े हैं। 4 बच्चे हैं तो 4 लैपटॉप आपको रखने मेरे भाई। SOPs को फॉलो करें, स्कूल खोलें, खुदा की कसम वालिदैन अपने बच्चों को भेजेंगे। कराची में ऐसे कई मकामात हैं जिन्हें आसेब ज़दा करार दिया जाता है। इन मकामात से जुड़ी कई कहानियां हैं। कोई सच होने की गवाही देता है और कोई इन्हें झूठ समझता है। अहमद रहमान खान रिपोर्ट करेंगे। रात, सन्नाटा और लहरों का शोर दिल में खौफ तो पैदा कर देता है। रात में हॉक्स बे और इसके अतराफ में मौजूद हर्ट्स के मुताल्लिक कई कहानियां मशहूर हैं। कोई कहता है कि यहाँ से उसने आवाज़ें सुनी हैं और कोई कहता है कि उसने यहाँ पर छोटे बच्चों को खेलते देखा। जब वो करीब गए तो वो अचानक गायब हो गए। गुज़िश्ता 20 सालों से हॉक्स बे के हर्ट्स के साथ होटल चलाने वाले ज़ुहैब ने भी ऐसे कई वाक़यात देखे हैं। हम लोगों ने आपस में, लड़कों ने कुछ मजाक किया था आपस में। मजाक ये किया था हमने कि एक पुतला जैसा दरख्त के नीचे बनाया और हमने अपने चाय वाले रात को बोला कि जाके वहाँ चाय दे के आए। तो चाय देने वाला चाय देने के लिए गया तो वहाँ डर गया वो। तो तकरीबन 10-15 मिनट गुजरे, हमने कहा वो वापस नहीं आया। हम उसके पास गए उसको मिलने के लिए, तो उसको जगाया, उसे होश में लाया, पानी वानी मारा। तो उससे मामला पूछा कि ये क्या हुआ। तो उसने कहा, यार चाय मैं एक लेके गया था, आपने कहा एक बंदा था, लेकिन वहाँ रश थी बहुत लोगों को, वो सारे कह रहे थे मुझे चाय दे। तो मैं डर गया उनको देख के। अब हमने तो मजाक किया था, ये मैटर सीरियस हो गया। और इसमें हमारा एक जो दोस्त था, ताहिर का जो भाई था, जिसने मेरे साथ ये मिल के मजाक किया था,
तो वो दोस्त जो है ना काफ़ी बीमार हो गया। ईदी वेलफेयर के मुर्दा खाने में गुज़िश्ता 20 सालों से ड्यूटी सरअंजाम देने वाले ड्राइवर फारूक बलोच की ज़िंदगी में कई ऐसे वाक़यात हुए हैं। बल्दिया टाउन में तो उन्होंने एक ऐसे बुजुर्ग को देखा जिसको देख के वो न सिर्फ घबरा गए बल्कि वो वाक़या आज भी कभी नहीं भूलते। सिविल से मैं वापस अपनी जगह पे आ रहा हूँ, सेंटर पे, जो मेरा सेंटर था लक्की पॉइंट। तो बिल्कुल स्लो मोशन में, बिल्कुल रिलैक्स होके जब मैंने मुआज पुल क्रॉस किया और मुआज थाना क्रॉस किया, उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि एक शख्स है, सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं, सफ़ेद जुल्फ़ें हैं उसकी, रोड के बिल्कुल सेंटर में चल रहा है, बिल्कुल सेंटर पे चल रहा है। और मेरा हूटर, मैंने उसे हूटर मारा, वाक़ई हूटर मारा, दूसरा हॉर्न दिया, वो सेंटर में। मैंने गाड़ी उनको क्रॉस किया, बाकायदा मैंने उनको क्रॉस करके, थोड़ा सा क्रॉस करके गाड़ी आगे रोकी। मैंने कहा उतरता हूँ, देखता हूँ क्या माजरा है। मैं गाड़ी खड़ी करके जब रिटर्न उतर के पीछे देखा तो वो बंदा गायब हो गया। मैं बहुत हैरान हुआ कि ये क्या माजरा क्या है। तो खड़ा हो गया वहाँ पे सोचने में। ये समझ लो कि 7-8 मिनट में सोचता रहा कि ये हुआ क्या है मेरे साथ। डालमिया रोड पर भी लोगों ने सफ़ेद कपड़ों में मलबूस खड़ी लड़की को देखा है। इन्हीं में से एक बिलाल है। अपने घर जा रहा था रात को 3 से 4 के दरमियान ना, तो डालमिया रोड जिस तरह कारसाज ख़त्म होता है, डालमिया रोड शुरू होता है, स्टेडियम रोड कहलाते हैं डालमिया। उसके रोड के मिडल तक ही पहुंचा था मैं और स्पीड में था और रोड के सेंटर में था। साइड पे एक औरत, लड़की जैसी कोई औरत थी, खड़ी थी, वाइट कलर में फुल शलवार कमीज उसने पहने हुए थे और उसके बाल नज़र आए तो मुंह नज़र ढका हुआ था बालों से ना। तो उसने हेल्प के लिए हाथ यूँ किया रोड पे कि हेल्प। जिस तरह मैं उसको देख कर अचानक खौफज़दा भी हो गया। खाली रोड है, पूरा सुनसान रोड है और दूर दूर तक कोई गाड़ी बाइक कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। उसको देखते हुए अचानक मैं आगे चला गया। अब जब मैंने पीछे दोबारा खुद देखा मिरर में, उसको नज़र नहीं आई मुझे अचानक। उस चीज़ से बड़ा खौफज़दा हुआ और मुझे फिर याद भी आया कि यहाँ के बारे में ये ऐसी बातें हैं। यहाँ पे बहुत साल पहले भी कोई औरत घूमा करती थी। सुनी सुनाई बात पर यकीन करके किसी जगह को आसेब ज़दा करार देना गलत है, लेकिन इस हकीकत को भी मानना होगा कि जन्नात होते हैं। कैमरामैन इम्तियाज अली और सनाउल्लाह के साथ अहमद रहमान खान, समा, कराची। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि मनशियात फरोशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज क्यों कराया। जड़ावाला में चेयरमैन मार्केट कमेटी पर मुल्जिमान ने हमला कर दिया, सड़क पर सरेआम मारपीट करते रहे। इस पर बात करते हैं, समग्र नुमाइंदे उस्मान सिद्दीक हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताइएगा तफसील से क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, ये वक़ुआ जड़ावाला में पेश आया जहाँ पे PTI के चेयरमैन मार्केट कमेटी हैं मिर्जा असलम बेग, जिनकी जानिब से मंशियात फरोशी का एक मुकदमा दर्ज कराया गया था। जो तशद्दुद करने वाले अफराद हैं वही इस मुकदमे में जो थे वो नामजद थे, जिनके खिलाफ इन्होंने ये दरख्वास्त दी थी, मुकदमा दर्ज करवाया था। अब इनकी जानिब से इनको बीच सड़क पे ना सिर्फ थप्पड़ मारे गए हैं बल्कि इनकी कमीज फाड़ के बुरी तरह बेईमाना तशद्दुद किया गया है। जो मार्केट कमेटी के चेयरमैन है उनसे हमारी बात हुई तो उनकी जानिब से यही कहा गया कि इस रंजिश पे उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया है कि वो मंशियात फरोशी के खिलाफ गए थे। इसके साथ साथ उनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि ठीक, बहुत शुक्रिया आपका उस्मान। और बख्तावर भुट्टो जरदारी और महमूद चौधरी की शादी बिलावल हाउस कराची में मेहमानों के लिए इस्तकबालिया मज़ेदार खानों से तवाज़ु की जाएगी। बात करेंगे संजय साधवानी से। संजय, बताइए ज़रा मेन्यू में क्या क्या है? जी बिल्कुल, मेन्यू में दागा कबाब है, मटन चाप है, चिकन बोटी है, रेशमी कबाब है, बकरा रोस्ट है, पालक गोश्त है, मटन पुलाव है, देसी चिकन कोरमा है, बीफ स्टिक भी इसमें शामिल है। बीफ चिली ड्राई गार्लिक राइस भी तैयार किए गए हैं। आतिफ अली जरदारी ने अपनी पसंदीदा डिश
भिंडी को भी मेहमानों के लिए तैयार करवाया है। इसके अलावा मिक्स सब्जी, तीतर बटेर के जो ब्रोस्ट रोल है वो भी इसमें है। अगर मीठे में बात करें तो गजर का हलवा, लौकी का हलवा और आइसक्रीम, मुल्तानी बादामी कुल्फ़ी भी मेन्यू में शामिल है। अब से कुछ देर के बाद मेहमानों को बाज़ाब्ता तौर पर इस्तकबालिया दिया जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अराकीन सूबाई, कौमी और सेनेट के उनकी आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। आतफा बख्तर और बिलावल के करीबी दोस्तों को इस दावत में मदऊ किया गया है। दूल्हों के राजा के जो दोस्त हैं वो उन्हें भी इस्तकबालिया दिया जाएगा कुछ देर के बाद। मेरे संजय, तफसील के लिए आपका शुक्रिया। और समा की कोशिशें रंग ले आई। खामोश अदाकारी से लोगों का दिल बहलाने वाले पाकिस्तानी चार्ली चैपलन को नौकरी मिल गई है। सूबाई वजीर शौकत यूसुफजई ने घर बुलाकर नौकरी की नवीज सुनाई। इसी पर बात करते हैं। ब्यूरो चीफ पेशावर तारिक आफाक साहब हमारे साथ हैं। तारिक आफाक साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तानी चार्ली चैपलन के तासुरात क्या थे उस वक्त? देखिए, पाकिस्तानी जो चार्ली चैपलन है, उस्मान खान, उसकी तासुरात तो बड़े खुशगवार थे। उनको तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि समा पे उनका प्रोग्राम चलेगा और इस तरह जो है फिर सूबाई हुकूमत की तरफ से उसको मदऊ किया जाएगा एक वजीर के घर पर, फिर उसको परवाना नवीद सुनाई जाएगी सरकारी मुलाजमत की। तो बड़े खुश नजर आ रहे थे और उस मौके पर उन्होंने समा की जो ना खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया था। उनका ये कहना था कि समा की काविशों की वजह से उनको जो ना ये मौका मिला है कि सरकारी मुलाजमत उनको मिल गई है और उनकी जो तालीमी काबिलियत है उसकी तालीमी काबिलियत को देखते हुए सूबाई हुकूमत, इस हवाले से मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जब समा के मॉर्निंग शो में ये आ गए थे तो उसके बाद से मैं ये इस शो की एक क्लिप जो है शौकत यूसुफजई ने वज़ीर आला को भेजी थी। और समा की छोटी सी काविश से किसी को नौकरी मिल गई। तारिक आफाक साहब, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। हेडलाइंस होंगी ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए समा।